प्रोडक्शन फंक्शन इम्पोर्टेंस है, इसमें से 10 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शंस और प्रोडक्शन एलिमेंट और प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्शन एलिमेंट का मतलब हुआ इनपुट और प्रोडक्शन का मतलब हुआ आउटपुट। तो इसके जो रिलेशन होते हैं बच्चों, इसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। और ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं ये फिजिकली होते हैं, यानी कि फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट, और ये टेक्नोलॉजिकल के ऊपर बेस होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के जरिए हम मैक्सिमम प्रोडक्शन का पता लगाते हैं कि हम कितना से कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट। अब एमसीक्यू जब भी आए याद रखिएगा कि इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ये रिलेशन फिजिकल होती है, टेक्नोलॉजिकल होती है, और प्रोडक्शन फंक्शन के जरिए हम मैक्सिमम प्रोडक्शन या आउटपुट का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के लिए एमसीक्यू सी होगा, क्योंकि सी में दोनों ही आ रहा है, फिजिकल भी और टेक्नोलॉजिकल भी। लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न। बेटा रिटर्न को अगर हम सही से बात करें तो रिटर्न जो है बेटा वो दो तरीके से है। एक है शॉर्ट रन और एक है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन को कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसके भी 3 पार्ट है। पहला है रिटर्न इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, दूसरा है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और तीसरा है बेटा कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। इसी तरह ये भी है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कौन से रिटर्न की बात कर रहा है। यहाँ रिटर्न की बात कर रहा है लेकिन ये नहीं बता रहा कौन रिटर्न, तो हमेशा शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आ जाना। तो यहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न टू डिमिनिशिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, तीनों ही होता, ऑल ऑफ दिस। When total product is maximum, then marginal product is। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
टोटल प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इन लोग का रिलेशन। बच्चों ये रिलेशन है टीपी और एमपी के बीच में, ध्यान से देखो। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। अब इन लोग के बीच में रिलेशन देखो। सबसे पहले एमपी अगर बढ़ रहा तो टीपी भी बढ़ रहा है। पहला रिलेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में, ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां से चेंज हो रहा है बढ़ने का रफ्तार, वहां पर एमपी जो है वो मैक्सिमम है और टीपी जो है अपना चेंज कर दे रहा है। टीपी चेंज हो रहा है इंक्रीजिंग से टू डिमिनिशिंग, यानी कि यहां तक वो इंक्रीजिंग रेट में है, यहां तक वो इंक्रीजिंग रेट में, यहां से वो डिमिनिशिंग हो जा रहा। एमपी अगर फॉल हो रहा तो टीपी जो है बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। ये सब आप एक बार नोट भी कर लीजिएगा साथ ही साथ। अब ध्यान से देखिए, वो फॉल हो रहा तो इसका बढ़ने का रफ्तार कम हो गया। और चौथा नंबर पॉइंट बच्चों, टीपी का ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसी सैचुरेशन पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमम।
मैक्सिमम पॉइंट। अब आते हैं 4 नंबर। इस जगह पे MP का वैल्यू 0 है। अगर MP 0 होगा तो TP मैक्सिमम होगा। अगर MP का वैल्यू 0 है तो TP इसका मतलब सैचुरेशन पॉइंट है, TP मैक्सिमम है। और 5 नंबर जो रिलेशन है वो है MP नेगेटिव। MP अगर नेगेटिव हो जा रहा इस जगह पे तो TP जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो फॉल होगा। तो ये 5 रिलेशन है जो आपको याद रखना होगा। सबसे पहले देखो MP बढ़ रहा तो TP भी बढ़ रहा। सैचुरेशन पॉइंट में MP मैक्सिमम हो जा रहा और TP अपना जो रेट है इंक्रीजिंग का वो डिमिनिशिंग में बदल जा रहा। और जब सैचुरेशन पॉइंट पहुंच रहा तो MP 0 हो रहा। MP 0 होने से TP मैक्सिमम हो रहा और MP जब नेगेटिव हो रहा तो TP फॉल हो रहा। तो ये सभी चीजें आप नोट कर लो। मार्जिनल प्रोडक्ट को एडिशनल प्रोडक्ट कहते हैं। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कहते हैं। और इसे कहते हैं इंक्रीज या डिक्रीज इन आउटपुट। क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट एक्स्ट्रा दो ही चीज बताता है, इंक्रीज नहीं तो डिक्रीज। तो यहाँ पर ही आपका आउटपुट अगर बढ़ रहा तो इंक्रीज जो हो रहा है 1 यूनिट लेबर का बढ़ाने से वो कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। आइसोक्वेंट आर ऑफ। आइसोक्वेंट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के आइसोक्वेंट होते हैं। आइसोक्वेंट 3 तरह के होते हैं। एवरी कॉम्बिनेशन और स्पेसिफिक आइसोक्वेंट कब रिप्रेजेंट। अच्छा, आइसोक्वेंट का जो एवरी कॉम्बिनेशन है वो इक्वल आउटपुट देगा। अगर एक ही आपका प्रोडक्शन हाउस है तो उसको आप जितने तरीके से यूज करिए आपका प्रोडक्शन का लेवल सेम होगा। तो आइसोक्वेंट में जितना भी कॉम्बिनेशन कर लीजिए आपको आउटपुट सेम मिलेगा। एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक आइसोक्वेंट इक्वल टू आउटपुट। यानी कि ये हमारी आइसोक्वेंट है, इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन पॉइंट है
पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये सभी एक ही तो आइसोक्विवेंट के ऊपर है। इसीलिए हम ए वाला बनाए या बी पॉइंट में जाए या सी पॉइंट में जाए, आउटपुट आपका सेम रहेगा। आउटपुट का जो लेवल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, चेंज नहीं होगा। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल आउटपुट। आइसोक्विवेंट कर्व ऑलवेज देखते हैं भाई, आइसोक्विवेंट कर्व होता क्या, स्लोप डाउनवर्ड होता है। आप ही बताओ, ये स्लोप डाउनवर्ड हो रहा, ऊपर से नीचे आ रहा, तो आईसी कर्व हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट टू राइट। स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा, राइट टू लेफ्ट नहीं होगा, अपवर्ड तो होगा ही नहीं। तो हमेशा ये हमेशा होगा लेफ्ट से कहाँ जाएगा, राइट। यानी कि आइसोक्विवेंट कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप है। और आइसोक्विवेंट कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड है। लेफ्ट टू राइट। Isoquate curve will be convex to the point of origin when the marginal rate of substitution diminishing. ये हमारी आइसोक्विवेंट कर्व है और ये हमारे ऑरिजिन के पास कन्वेक्स हो जा रहा है, यहाँ से वो घूम जा रहा। तो अगर यहाँ से वहाँ तक घूम रहा तो इसका वजह है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और ये जो होगी हमेशा डिमिनिशिंग होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा डिमिनिशिंग होगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा लिख दें। अगर आइसोक्विवेंट कर्व कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन है तो उसकी वजह है सिर्फ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस, और वो उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा डिमिनिशिंग होगा, हमेशा ये घटेगा।
टू आइसोक्वेंट कर्व, दो आइसोक्वेंट कर्व एक दूसरे को नहीं काट सकता। ये आप लोग को हम वीडियो में दे चुके हैं। दो आइसोक्वेंट कर्व कभी एक दूसरे को काट नहीं सकता। कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये वाला आंसर होगा बच्चों, बी। ए नहीं होगा। दो आइसोक्वेंट कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। हायर आइसोक्वेंट कर्व, हायर आउटपुट, लार्जर आउटपुट। आइए इसको भी देखते हैं। हायर आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट लार्ज आउटपुट। बच्चों ये हमारा आइसोक्वेंट कर्व है। आइसो 1, आइसो 2, आइसो 3। सबसे ऊपर में ये है, हायर में। तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग को प्रोडक्शन मिलेगा तो यहाँ, इससे कम यहाँ, इससे कम यहाँ। तो कभी भी ग्राफ में आइसोक्वेंट कर्व एक से ज्यादा दिखाई दे तो सबसे मैक्सिमम होगा टॉप वाला, वहीं पर ही ज्यादा आउटपुट बनेगा। तो यहाँ आइसोक्वेंट जो है, हायर आइसोक्वेंट कौन है? तो सर ये है, तो इसी में आउटपुट ज्यादा होगा। आइसोक्वेंट कर्व आर नेगेटिव स्लोप होता है। क्यों? क्योंकि आइसोक्वेंट कर्व ऊपर से नीचे आता है बच्चों। ये स्लोप डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। यहाँ जो कैपिटल होता है, यहाँ जो लेबर होता है, ये दोनों इनपुट के बीच इनवर्स रिलेशन है। कैपिटल घटता है तो लेबर बढ़ता है, इसीलिए आइसोक्वेंट कर्व नेगेटिव स्लोप्ड होता है बच्चों। अजम्पशन ऑफ आइसोक्वेंट कर्व में अजम्पशन क्या है? सिर्फ दो ही तो फैक्टर यहाँ प्रोडक्शन में हम लोग लेंगे, लेबर कैपिटल। बात सही है। यहाँ कॉम्बिनेशन होगा लेबर का और कैपिटल का। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिविजिबल इनटू स्मॉल यूनिट। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। यानी कि कभी 5, कभी 4 कॉम्बिनेशन किए तो कभी 3, कभी 2। तो इसको हम लोग अपने हिसाब से छोटे छोटे पार्ट कर सकते हैं। टेक्निकल कंडीशन आर गिवन, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस। अब बच्चों है इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर, जो सामान तैयार करते हैं उनका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? उसके लिए हम लोग को टालना पड़ेगा आइसोक्वेंट कर्व। यहाँ पर हम लोग का कैपिटल होगा और यहाँ हम लोग का लेबर होगा। बच्चों ये जो हम लोगों ने लाइन टाना, इस लाइन को कहते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। इसके बारे में अभी हम थोड़ा देरी में डिस्कस करेंगे। आइसो कॉस्ट कर्व
तो बच्चों आइसोक्यूएंट कर्व, ये जो कॉस्ट लाइन है ये प्रोड्यूसर का कैपेसिटी है। प्रोड्यूसर सामान तैयार करने में इतना से इतना एरिया तक ही खर्चा कर सकता है, इसके बाद वो खर्चा नहीं कर सकता, जाने कि वो लेबर और कैपिटल के ऊपर इतना ही खर्चा कर सकता है। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन इसी को बोलेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन सबसे पहला हमें क्या कहता है कि आइसोक्यूएंट कर्व ये टच करेगा टेंजेंट आइसो कॉस्ट लाइन। दूसरा नंबर बेटा स्लोप होगा, स्लोप ऑफ कैपिटल इनपुट बराबर होगा स्लोप ऑफ लेबर इनपुट। अब इसी को मैथमेटिकल टर्म में हम लोग को देखना पड़ेगा। लेबर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बटा में रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनका होगा मार्जिनल प्रोडक्ट बाय लेबर बटा में वेजेस। तो इनका स्लोप और इनका स्लोप आपस में हमेशा बराबर होंगी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बटा में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। यहाँ आर चला जाएगा, तो बच्चों यहाँ मैंने इसको इसके नीचे ले लिया, आर इधर चली जाएगी, आर बाई डब्लू। तो बच्चों हम लोग के सामने ये दो ठो कंडीशन है। मैं रिवाइज करके यहाँ एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहला बताओ बच्चों हम लोग के सामने क्या रहेगा, आइसोक्यूएंट कर्व टेंजेंट होगा आइसोकॉस्ट लाइन को वो टच करेगा, और स्लोप जो होगा हमारा लेबर का कैपिटल का बराबर होगा, यानी कि एम पी के बटा में एम पी एल बराबर आर बटा में डब्लू। तो बच्चों यहाँ इस बात को ध्यान रखना कि जब कभी ये स्लोप देगा तो कल ऐसे भी दे सकता है, MPL को ऊपर ले सकता है, MPK को नीचे ले सकता है। तो अब यहाँ देखो W नीचे था, W कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और R आ जाएगा नीचे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई में W हमेशा कैपिटल से मल्टीप्लाई होगा और R हमेशा L से मल्टीप्लाई होगा।
याद रखना कैपिटल हमेशा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेगा और आर हमेशा लेबर से। तो देखते हैं कौन सा दिया है। तो बच्चों कंडीशन नंबर 2 दिया हुआ है, आर देखो लेबर से इंटू कर रहा है डब्ल्यू कैपिटल से, तो यही वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन है। स्लोप, प्राइस ऑफ इनपुट आर रिप्रेजेंट बाय, प्राइस हमें कौन बताता है इनपुट का, आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन ये होता कैसे है बच्चों, ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन है इसी को कहते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। ये हमें ये बताता है कि एक प्रोड्यूसर स्पेंड कर सकता है, spend his income on production capital and labor। यानी कि आइसोक्वेंट जो लाइन है एक प्रोड्यूसर का इस एरिया तक वो खर्चा कर सकता है, इस एरिया के बाहर वो खर्चा नहीं कर सकता प्रोडक्शन के ऊपर। तो आइसोकॉस्ट लाइन जो होगा इसका जो इक्वेशन होगा इसका इक्वेशन कैसे होगा, इस एरिया में कैपिटल है, इस एरिया में लेबर है, तो यहाँ पर वो कैपिटल पे खर्चा कर सकता है और किस पे कर सकता है, और वो लेबर पे खर्चा कर सकता है। तो इधर देखो अगर वो कैपिटल पे खर्चा करेगा तो कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस अगर लेबर ले रहा तो लेबर में उसको क्या देना पड़ेगा, वेजेस। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा के आर प्लस एल डब्ल्यू, ये इसका इक्वेशन है। और ये एग्जाम में बहुत देता है बेटा। तो आइसोकॉस्ट लाइन का जो इक्वेशन है बच्चा, यहाँ पर कौन है, लेबर को वेजेस दे रहे, कैपिटल को इंटरेस्ट दे रहे, यानी कि यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में कैपिटल इतना लगा और लेबर इतना लगा। स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन, स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन क्या होगा, स्लोप का मतलब होता है मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट का स्लोप है। अब आते हैं यहाँ पे स्लोप के बारे में बात करना है। स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन, स्लोप जो होगा आइसोकॉस्ट लाइन का वो होगा, इधर देखिए हम लोग यहाँ पर कैपिटल के ऊपर क्या दे रहे, इंटरेस्ट, बटा लेबर के ऊपर क्या दे दे, वेजेस। तो जो स्लोप होगा आर डब्ल्यू होगा, कैपिटल और लेबर का स्लोप क्या होगा, आर डब्ल्यू होगा। तो यहाँ पर बी दे रहा है, यानी कि बेटा यानी कि ये लोग
यानी कि ये लोग स्लोप में सबसे पहले लेबर और वेजेस को जगह दे रहे, कैपिटल और इंटरेस्ट को जगह दे रहे। तो इसीलिए इन लोग का जो स्लोप होगा वो होगा लेबर बटा में होगा कैपिटल। तो लेबर को वेजेस दे रहे और कैपिटल को इंटरेस्ट, ये हो जाएगा स्लोप। लाइन जॉइनिंग द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इज नॉट एन एक्सपेंशन पथ। एक्सपेंशन पथ क्या होता है वो आपको बता दे बच्चों। ये ISO 0 है, ये ISO 1 है, ये ISO 2 है, ये ISO 3 है। ये इसका एक पॉइंट है, इसका एक पॉइंट है। जब इस सभी पॉइंट को हम लोग एक लाइन से जोड़ देते हैं, जब हम लोग सभी पॉइंट को जब एक लाइन से जोड़ देते हैं तो इसको कहते हैं एक्सपेंशन पथ। देखिए यहाँ लिखा हुआ लाइन जॉइनिंग द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इज नॉन एज। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मतलब सबके दो दो पॉइंट करके हम सबको जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा एक्सपेंशन पथ। हायर आइसोकॉन लाइन रिप्रेजेंट, हायर आइसोकॉन लाइन बच्चों ये जो हमारी कॉस्ट लाइन है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, जो कॉस्ट लाइन होती है ये हम लोग का प्रोड्यूसर का लेवल बताता है कितना वो अपना इनकम खर्चा कर सकता है। A1 B1 A2 B2, ये लाइन क्या बता रहा है? ये लाइन बता रहा है कि आप खर्चा कर सकते हो। तो मेरे लिए 3 लाइन है, यानी कि हम प्रोडक्शन के ऊपर इतना भी खर्चा कर सकते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर इतना भी, प्रोडक्शन के ऊपर इतना भी। तो बताइए सबसे लोएस्ट हम कहाँ पर प्रोडक्शन पे खर्चा कर रहे हैं? बच्चों आइसोकॉन लाइन जो है वो खर्च बताता है। ये वाला पॉइंट में सबसे लोअर खर्चा होगा, लोअर इनपुट कॉस्ट, यानी कि हम जो लेबर कैपिटल यूज करेंगे सबसे लोअर इनपुट होगा, और ये जो होगा ये सबसे हायर इनपुट कॉस्ट होगा। तो यहाँ हमसे क्या मांग रहा है? हायर आइसोकॉन। तो ये हायर आइसोकॉन लाइन है, तो इसमें मोर कॉस्ट लगेगा बेटा। इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन का हमको बताना होगा कि प्रोडक्शन का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है। स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट लाइन एंड आइसोक्वेंट कर्व आर अनइक्वल। गलत। स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट लाइन एंड आइसोक्वेंट कर्व आर इक्वल। यस। दोनों का स्लोप एक हो जाएगा, आइसोक्वेंट लाइन और आइसोक्वेंट कर्व। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, ये हमारा कॉस्ट लाइन है, आइसोकॉस्ट लाइन। इस पॉइंट को वो टच कर रहा है, तो यहाँ जो स्लोप होगा आइसोकॉट लाइन के वो बराबर होगा आइसोक्वेंट कर्व का।
इसीलिए इक्विलिब्रियम में जो स्लोप होगी वो दोनों की बराबर होगी, आइसोकॉट लाइन की भी और आपका जाकर बच्चों आइसोक्वेंट कर्व की। बहुत इंपॉर्टेंस। At the point of interaction of isoquant curve and isocos line represent, जब isocos line और isoquant curve इंटरसेक्ट करेगा तो वह इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो सर वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। The slope of isoquant curve and isocos line are equal. जब ये स्लोप दोनों बराबर होगा तो कब होता है? जब वो लोग इंटरसेक्शन करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को टच करता हो तब। आइसोक्वेंट मैप रिफर टू डिफरेंट आइसोक्वेंट कर्व। ये है हमारा आइसोक्वेंट मैप। IS0, IS1, IS2, यहाँ एक से ज़्यादा आइसोक्वेंट कर्व है, इसी को कहते हैं इंडिफरेंट मैप। तो आइसोक्वेंट आइसोकॉस लाइन तो होगा नहीं, आइसोक्वेंट मैप होगा, आइसोक्वेंट कर्व होगा। तो बच्चों इंडिफरेंट मैप जो है आइसोकॉस लाइन बताता है नहीं, एग्रीगेट मोर देन वन आइसोक्वेंट कर्व, यस एक से ज्यादा आइसोक्वेंट कर्व के बारे में बताता है। द रिजल्ट लाइन इज द लोकस ऑफ द फ्यू पॉइंट। रिजल्ट लाइन इज द लोकस ऑफ फ्यू पॉइंट आर कॉल्ड। ये रिजल्ट लाइन क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये इस सब का मिनिमम पॉइंट है, ये भी एक मिनिमम पॉइंट है। और भी एक ले लेते हैं। अच्छा यहाँ से सब में आइसोक्वेंट कर्व होगा तो उसको छोड़ दो। ये जो हमने दो लाइन डाले इसको एक्सपेंशन पद बोलते हैं, इसको एक्सपेंशन पद कहते हैं। एक्सपेंशन पद का इस एरिया, एक्सपेंशन पद का इस एरिया, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के बाहर यहाँ जो पॉइंट बनता है, इस पॉइंट में अगर मान लो यहाँ कैपिटल यूज कर रहे तो यहाँ कैपिटल का वैल्यू 0 होगा और यहाँ लेबर का वैल्यू 0 होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं रिजिड लाइन, इसे कहते हैं रिज लाइन। रिजिड लाइन का मतलब होता है बेटा यहाँ और यहाँ, अगर यहाँ लेबर है तो इस हर पॉइंट में लेबर का वैल्यू 0, लेबर का वैल्यू 0, लेबर का वैल्यू 0। तो रिजिड लाइन के जितने पॉइंट है उस सब में कैपिटल और लेबर दोनों का वैल्यू 0 होगा। आइसोक्वेंट कर्व को क्या बोला जाता है? इक्वल प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूअस या जीरो इक्वल प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूअस। ये मतलब एग्जाम में आया है बच्चों, ये इंपॉर्टेंस है, इसको नोट कर लो। The curve which show the combination of output which equivalent to one
and other is known as isoquant curve. जब कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो वो हमेशा वन एक दूसरे के बराबर होता है, उसको बोलते हैं आइसोक्वेंट कर्व। आइसोक्वेंट कर्व टू द राइट रिप्रेजेंट, आइसोक्वेंट कर्व जब भी राइट की तरफ जाएगा तो हमेशा बताएगा मोर, और लेफ्ट की तरफ आएगा तो हमेशा बनाएगा लेस। जैसे आइसोक्वेंट कर्व है, ये हमेशा इधर जा रहा, ये हमेशा शिफ्ट कर रहा राइट की तरफ, तो इसका मतलब राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो मोर आउटपुट, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा। अगर आइसोक्वेंट कर्व शिफ्ट कर रहा लेफ्ट की तरफ तो आपका प्रोडक्शन घट रहा, लेस आउटपुट, लेस आउटपुट। Which of the following is not assumption? कौन assumption नहीं है? तो सबसे पहला बात है there are two inputs, सही बात है, दो इनपुट यूज होगा, लेबर और कैपिटल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल होगा, बात सही है, क्योंकि आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आप अपने हिसाब से कभी लेबर को और कभी कैपिटल को चेंज कर सकते हो। लेबर बढ़ाओगे तो कैपिटल घटा दोगे, कैपिटल बढ़ाओगे तो लेबर क्या करोगे, घटाओगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट डिजिबल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप डिवाइड नहीं कर सकते, गलत। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप डिजिबल कर सकते हैं। डिजिबल करने का मतलब हुआ इसको आप जैसा चाहे वैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो सी नंबर जो है वो अजम्पशन नहीं है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिजिबल होगा। Curve is drawn through the tangency isoquant line. An isoquant curve is known as expansion path. एक्सपेंशन पथ किसको कहेंगे बेटा? जब हम लोग ड्रॉ थ्रू द टेंजेंट आइसोक्वांट लाइन एंड आइसोक्वेंट कर्व। देखो यहाँ खुद बता दिया, आइसोक्वेंट कर्व, आइसोक्वेंट कर्व, आइसोक्वेंट कर्व। ये सब आइसोक्वेंट कर्व है, ये हमारा ऑरिजिन है। इस पॉइंट से इसको मिला दिए हम, ये सब पॉइंट से मिला दिए, इसी को कहते हैं एक्सपेंशन पथ। और इस लाइन को कहते हैं रिज लाइन। अभी कुछ देर पहले बताए थे, अगर यहाँ कैपिटल है तो इसका ई वाला पॉइंट में सबका वैल्यू 0 होगा, कैपिटल 0, कैपिटल 0, कैपिटल 0। इस वाले पॉइंट में लेबर 0, लेबर 0, लेबर 0। तो एक्सपेंशन पथ जो होता है वो सभी पॉइंट को जोड़ के बनता है। अच्छा, लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? तो सभी फैक्टर वेरिएबल होगा लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में आप अपने हिसाब से मशीन का साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का रीजन क्या है? टेक्निकल एंड मैनेजरियल इनडिविजुअलिटीज, स्पेशलाइजेशन या बोथ? तो बच्चों यहाँ पर सी सही है, क्योंकि उसमें सबसे पहला बात है अगर आपका स्केल होने से फ़ायदा ज़्यादा हो रहा तो उसका वजह आप टेक्निकल यूज कर रहे हैं। मैनेजरियल अपनी स्केल को यूज कर रहा है। स्पेशलाइजेशन है, मतलब लेबर जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी लेबर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये ए और बी यानी कि सी जो है वो इसकी सही आंसर होगी।
ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब है जहां आपकी प्रोडक्शन जो है बढ़ रही थी लेकिन अब वो प्रोडक्शन कम हो गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इनडिसबिलिटीज ऑफ इंटरप्राइजेस, मैनेजरियल डिफिकल्टीज, और ये रीजन हो जाएगी बोथ ए एंड बी। इनडिसबिलिटी ऑफ द इंटरप्राइजेस का मतलब हुआ कि ये जो फर्म है फर्म ये एक्सेस कैपेसिटी यूज कर रहा है बेटा, इसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है प्रोडक्शन की, फिर भी ये क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोन ले रहा है, बहुत ज़्यादा मशीन खरीद रहा है। और दूसरा है मैनेजरियल डिफिकल्टीज, मैनेजर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जिसके चलते ये डिमिनिशिंग रिटर्न हो जा रहा है। आपसे पूछ रहा है द लोकस होगा यहाँ, लोन नहीं हो के लोकस पॉइंट ऑफ आइसोक्टेन वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर आर जीरो फ्रॉम द मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है कौन लाइन में? रिजिड लाइन, जो आपको बताए थे हम। द मेन फैक्टर ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मेन रीजन कौन होता है? इनडिसबिलिटी होती है, स्पेशलाइजेशन भी होता है, बोथ। द मेन रीजन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मेन रीजन क्या होता? ओवरकमिंग इनएफिशिएंसी, परफेक्ट डिसेबिलिटी ऑफ फैक्टर, या मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड तो खैर यहाँ से हटा दो, इसका कोई यूज नहीं है। ओवरकमिंग इनएफिशिएंसी यानी कि बेटा आपने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन अपने ऊपर ले लिया है जो आपकी कैपेसिटी के बाहर है। परफेक्ट डिसेबिलिटी ऑफ फैक्टर, आप जो प्रोडक्शन यूज कर रहे हो उसको परफेक्ट डिसेबिलिटी कर दे रहे हो। डिविजिबिलिटी का मतलब हो गया है कि उसको आप सही से अरेंज नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते बेटा आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो रहा है, यानी कि आप लेबर कैपिटल बढ़ा रहे हो लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। आउटपुट इंक्रीज इन द सेम पर प्रोपोर्शन एज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से देखिएगा, मैंने इस पे वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। रिटर्न टू स्केल का यहाँ सेम हो रहा है, ये हमारा इनपुट है, ये जितना परसेंट से बढ़ रहा उतने परसेंट से अगर आउटपुट बढ़ रहा तब इसको बोलोगे कांस्टेंट। क्या बोलोगे? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर मेरा इनपुट 10% बढ़ रहा और आउटपुट जो है मेरा इससे ज़्यादा हो रहा, मान लो 12, तो आउटपुट ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग। अब उसी के तरह से इनपुट 10% है और आउटपुट जो हो गया 8%, जब आउटपुट कम हो जाएगा तो डिमिनिशिंग। व्हेन इंक्रीज द आउटपुट, आउटपुट आपका ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको बोलोगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीज इन आउटपुट स्मॉलर, स्मॉलर का मतलब कम हो रहा, तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। If the variable factor are only increased by keeping constant the other factor, एक को बढ़ा रहे और एक को कांस्टेंट रख रहे, तो चेंज जो होगा प्रोडक्शन में विल बी प्रोपोर्शनल, नॉन प्रोपोर्शनल या सी कांस्टेंट, तो वहां होगा कांस्टेंट। अगर आप एक को बढ़ा रहे हो और एक को क्या कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट। लॉ ऑफ रिटर्न्स इज, लॉ ऑफ रिटर्न क्या है बच्चा? कांस्टेंट रिटर्न है। ऑल ऑफ दिस, तीनों ही रिटर्न आती है, कांस्टेंट भी है
कांस्टेंट भी है, डिमिनिशिंग भी है, इंक्रीजिंग भी है। Which of the following is not a type of internal economy? Internal economy कौन नहीं है? टेक्निकल फैक्टर्स, मैनेजरियल फैक्टर, लोकलाइजेशन फैक्टर या फाइनेंशियल फैक्टर? टेक्निकल फैक्टर तो इंटरनल होती है, मैनेजरियल भी इंटरनल होता है, फाइनेंस भी इंटरनल होता है। लोकलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमी। एक्सटर्नल इकोनॉमी कौन नहीं है? रिसर्च तो है ही है, रिसर्च तो बाहर होगी। रिस्क भी कंट्रीब्यूशन, रिस्क जो है वो तो इंटरनल होगी बच्चों। रिस्क तो हम लोगों को खुद सहना होगा, प्रोड्यूसर को। स्पेशलाइजेशन, लोकलाइजेशन, ये सब एक्सटर्नल है। तो कौन एक्सटर्नल नहीं है? रिस्क। लॉन्ग रन टू द पीरियड ऑफ टाइम इन विच, लॉन्ग रन में सभी फैक्टर वेरिएबल होंगे। ऑल द फैक्टर आर वेरिएबल। शॉर्ट रन में क्या होगा? एक फैक्टर फिक्स होगा और एक फैक्टर वेरिएबल होगा। वन और मोर इनपुट रिमेन फिक्स, यस। सभी फिक्स होगा? नहीं। सभी वेरिएबल होगा? नहीं। एक तो फिक्स होगा और एक वेरिएबल होगा। आइसोक्वेंट का शेप जो है, आइसोक्वेंट इज ए राइट एंगल isoquant is a straight line when the factor of production are, sorry, अगर आइसोक्वेंट स्ट्रेट लाइन है, ये अगर आइसोक्वेंट कर्व है, तो उसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर आइसोक्वेंट कर्व अगर स्ट्रेट लाइन हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फैक्टर्स। तो आइसोक्वेंट कर्व स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर लेबर और कैपिटल को हम लोग कहेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। लेकिन रियल में पॉसिबल है? लेबर कैपिटल एक है, क्या हम लेबर को हटा के कैपिटल यूज कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। लेबर अलग इनपुट है और कैपिटल अलग इनपुट है, तो इसीलिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ये नहीं होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो आईएस कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इंपॉर्टेंस है, आइसोक्वेंट इज ए राइट एंगल या लाइक अ लेटर ऑफ एल व्हेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। आइसोक्वेंट कर्व अगर एल शेप का है तो इसका मतलब यहाँ लेबर और कैपिटल जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है बच्चों, दोनों को एक साथ रखना होगा सेम रेशियो में, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप लेबर 2 लिए तो कैपिटल भी आपको 2 लेना होगा। लेबर 5 लिए तो कैपिटल भी आपको 5 लेना होगा, इसीलिए एल सब का हो जाता है। तो जब भी एल सब का होगा तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हो जाएगा, इनपुट लेबर और कैपिटल।
आइसोक्यूएट कर्व नेगेटिव स्लोप होता है, यस। कन्वेक्स टू ऑरिजिन भी होता है, एक दूसरे को काट नहीं सकता, ऑल ऑफ दिस। The shape of isocuate curve is convex to the origin. The factor of production are परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने से स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री होने से एल, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है बेटा लेबर और कैपिटल दोनों ही चाहिए, लेकिन लेबर अगर 5 है तो कैपिटल 4 हो सकता है। अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बोलोगे तो दोनों बराबर रखना होगा, लेबर भी 5 तो कैपिटल भी 5, लेबर 4 तो कैपिटल भी 4, इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, लेकिन लेबर कैपिटल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उन लोगों का रेशियो चेंज हो सकता है। बच्चों, सप्लाई ऑफ लैंड, लैंड का सप्लाई जो होता है बच्चों वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, क्योंकि लैंड को आप बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। अगर आपका लैंड इतना स्क्वायर एरिया में है तो आप इतनी स्क्वायर एरिया के अंदर काम करोगे, ना इसको बढ़ा सकते हो ना ही घटा सकते हो। तो लैंड परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। इन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में लॉन्ग रन जो है वो हमें बताता है कि लॉन्ग रन में सभी फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर का इसमें रीजन कौन नहीं है, इनमें रीजन नहीं है सी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ रिटर्न टू फैक्टर बोल रहे, यानी कि शॉर्ट रन की बात कर रहा है। शॉर्ट रन में इनविजिबिलिटी नहीं होता है, ये लॉन्ग रन में होता है, इसीलिए ये इसका रीजन नहीं है। तो यहां सी होगा बेटा, सी। कैपिटल इंक्लूड एजुकेशन, ट्रेन एंड स्किल ऑफ द वर्कर, उसे ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। When the production function show the short run feature, प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो शो करता है शॉर्ट रन में कौन फीचर, तो बी। अब बी नंबर फीचर क्या है, देखो ये शॉर्ट रन प्रोडक्ट शॉर्ट रन है, इसमें जो हम आउटपुट तैयार करेंगे उसमें दो तरह के यूज करेंगे, फिक्स और वेरिएबल इनपुट। फिक्स जो फैक्टर यूज होगा उसमें कैपिटल फिक्स होगा, कैपिटल फिक्स होता है, और लेबर जो होगा इसमें बच्चों वो वेरिएबल होगा। तो कभी भी प्रोडक्शन फंक्शन का इक्वेशन आए तो कैपिटल फिक्स हो जाएगा और लेबर वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बी नंबर को देखें, (3L + 4L स्क्वायर), इधर देखो ये जो कैपिटल है ये फिक्स है क्योंकि इसके ऊपर डैश दिया हुआ है। ये जो साइन बता रहा है इसका मतलब कैपिटल फिक्स है और लेबर वेरिएबल है, इसीलिए ये वाला जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का इक्वेशन होगा। रूट तो नहीं होगा बच्चों, स्क्वायर भी नहीं होगा, होल स्क्वायर भी नहीं होगा, दो कंपोनेंट होना चाहिए, कैपिटल और लेबर, और साथ में प्लस होगा, माइनस भी नहीं होगा।
एवरेज प्रोडक्ट इज ए हाईएस्ट, अगर एवरेज प्रोडक्ट अगर हाईएस्ट है तो क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। इसके लिए हम लोगों को रिलेशन जानना होगा between AP and MP। ये हमारा MP है, बच्चों अब ध्यान दो, ये हमारी AP है और ये हमारी MP है। सबसे पहली बात है ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट में काट रहा है। तो यहां अगर हम रिलेशन बताएं कि AP और MP दोनों अगर बराबर हो जाए तो ध्यान से देखो, AP इंक्रीज हो रहा था और यहां से वो डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब होगा वो AP का मैक्सिमम पॉइंट होगा। AP इज मैक्सिमम, वेरी इंपॉर्टेंट। जब AP MP बराबर होगा तो AP मैक्सिमम होगा, क्योंकि AP का जो बढ़ने का रफ्तार था इसके बाद से कम हो जा रहा। नंबर 2, ये MC है और ये कौन है, AP है। यहाँ ध्यान से देखो, एवरेज प्रोडक्ट कम है किससे, मार्जिनल प्रोडक्ट से। तो अगर एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट से कम है तो यहाँ AP जो है वो राइजिंग हो रहा, AP इज राइजिंग, AP बढ़ेगा। अब देखो MP कम है, AP ज्यादा है, AP इज ग्रेटर देन MP, तो AP जो होगा वो फॉल होगा। अब इसको दूसरे तरफ से MCQ के रिजल्ट में देखो। सबसे पहले हमें ये बताओ AP इज राइजिंग। अब सेकंड तरफ से देखो, AP राइजिंग हो रहा। अगर AP राइजिंग हो रहा तो MP जो होगा वो ग्रेटर होगा, वो ज्यादा होगा, ग्रेटर देन AP, या तो MP जो है वो ऊपर होगा, अबव किसके, AP से। दूसरा नंबर पॉइंट बच्चों, AP और MP अगर बराबर हो जाए तो वो AP का मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। AP इज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मतलब इस तरीके से भी दे सकता है बच्चों और इस तरीके से भी दे सकता है। तीसरा नंबर पॉइंट बच्चों, और वो है AP इज फॉल। फॉल मतलब डिक्रीज। AP अगर डिक्रीज हो रहा तब क्या होगा, तब मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा वो लेस देन होगा
एपी का, या तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा वो बिलो होगा किससे, एपी से, या तो एपी जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एफपी से। जब भी आए एक ग्राफ बना लीजिए तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ही होगा इक्वल।